27 में 1964 उस समय की भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शख्सियत, जिनको कहा जा रहा था कि अब आजादी के बाद जिन वादों की बात की गई थी उन वादों के अनुरूप एक भारत को एक नई दिशा, एक दशा देने वाले लीडर अब जा चुके थे 17 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद। डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि अब कांग्रेस सोच रही थी कि किसको नया प्रधानमंत्री बनाया जाए। कुछ लोगों ने कहा इंदिरा गांधी जी, लेकिन पॉइंट रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इस समय भारत को जरूरत थी एक ऐसे व्यक्ति की जो राजनीतिक समीकरण व कार्यकुशलता, यानी कि हम कहें कि स्टेट्समैनशिप का एक अनुभव भी रखता हो। तो कौन हो ऐसा व्यक्ति? फिर कहा गया कि दो व्यक्ति सामने आते हैं, एक थे मोरारजी देसाई और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। अब किसको भारत का दूसरा प्रधानमंत्री चुना जाए, इसमें मेजर रोल निभा रहे थे उस समय के कांग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर के कामराज। फाइनली के कामराज जी के दखल से 9 जून यानी कि 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। ये वो समय था जब 1962 में इंडिया को चाइना से डिफीट मिली थी, यानी कि अब मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी चुनौती थी, और दूसरी तरफ जो इससे पहले के भारत के प्रयास थे रिगार्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो कई लोगों का मानना था कि उसने इंडिया के जो मास हैं, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, कहीं उनको पीछे तो नहीं छोड़ दिया। शायद उन पर फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अब चुनौती सामने आने लगी थी, वो थी सेल्फ सफिशिएंसी, फूड सफिशिएंसी की। उसी समय के एक यूएस के विश्लेषक का कहना था कि जल्द ही भारत एक खाद्य संकट से गुजरेगा और कितनी ही जानें चली जाएंगी, मींस एक फूड सिक्योरिटी का इशू और कितनी ही जानें चली जाएंगी। तो ऐसे टर्बुलेंट टाइम में भारत की बागडोर को संभालने वाले जो शख्सियत थे वो थे शास्त्री जी। शास्त्री जी के बारे में काफी कम लिखा गया। उसका एक बड़ा कारण है कि इनका जो कार्यकाल है वो भी सीमित रहा, और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी ही एक्चुअली हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री का भी देहांत हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके राजनीतिक जीवन में या इससे पहले भारत की आजादी की लड़ाई में जो इन्होंने काम किया, हम उसके अनुरूप एक्चुअली इनको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल प्रधानमंत्री रहते हुए था। जैसे कि 1947 जो आज यूपी, जहां पर आप देखते हैं यूनाइटेड प्रोविंस था, और वहां पर जो सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत, तो उन्होंने इनको चुना था अपनी कैबिनेट में मंत्री फॉर पुलिस एज वेल एज ट्रांसपोर्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंपेयर करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को माओ से। हालांकि दोनों का एक्चुअली जो सिचुएशन है, हिस्ट्री है, आइडियोलॉजी है, डिफरेंट है। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों शख्सियत हमें डाइवर्जेंट लगती हैं, फिर इनमें कन्वर्जेंस कहां से आ सकती है? कन्वर्जेंस क्या, हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ पॉइंट्स पर पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं। वो पॉइंट्स आपको अभी इस वीडियो के द्वारा पता लगने वाले हैं। शास्त्री जी और माओ दोनों का जन्म एक ऐसे समय पर हुआ था जब दोनों अपने देश को आजाद और मजबूत चाहते थे। 16 साल के थे शास्त्री जी जब गांधी जी ने कहा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भारतीयों को साथ खड़ा होना होगा। शास्त्री जी खड़े हो गए। और ऐसी माओ की बात करें तो माओ ने अपना समय देखा था कि जब चाइना वॉज गेटिंग ह्यूमिलिएटेड बाय इंपीरियल पावर्स एंड ड्यू टू सेवरल एक्शन ऑफ आउटर फोर्सेस, एक्चुअली चाइना वॉज गेटिंग डेसिक्रेटेड, वॉरलॉर्ड्स थे। तो ऐसे में दोनों को एक ही सपना था कि अपने देश को हमें आजाद करना है, मजबूत बनाना है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन पॉइंट तो एक ही था, दोनों इंपीरियलिज्म के खिलाफ थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपना योगदान दिया, और ऐसे ही यहां पर जो माओ हैं वो एक लाइब्रेरी असिस्टेंट की तरह काम करते थे, और उस समय पर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था। किसने सोचा था कि एक जूनियर पद पर ज्वाइन करने वाला व्यक्ति ही कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का, मतलब स्थापना इन द सेंस कि कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना का कारण बनेगा, क्योंकि उस समय तो कम्युनिस्ट पार्टी केवल एक ऑप्शन थी, इसके अलावा कुमिंटांग अलग से एक ऑप्शन थी। ऐसे ही शास्त्री जी ऑल्सो ज्वाइंड एट लोअर रंग एज अ फ्रीडम फाइटर, बिकॉज
हम लोअर रंग केवल हायरार्की में कह सकते हैं, लेकिन हर एक फ्रीडम फाइटर बराबर माना जाएगा, क्योंकि जब देश के लिए लड़ने की बात होती है तो हायरार्की थोड़ी ना होती है। लेकिन उस समय क्या सोचा था कि ये व्यक्ति देश में एक ऐसे ट्रबुलेंट टाइम में देश की बागडोर को संभालेगा कि जिस दिशा की उस समय भारत को जरूरत होगी वो दिशा देगा। क्या थी वो दिशा, अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले माओ की बात करते हैं। इन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर पर फोकस किया। इन्होंने देखा कि जो वहां पर फ्यूडल फैमिली है, फ्यूडल अभिषेक पीजेंट फैमिली, क्योंकि अगर मैं चाइना की बात करूं तो माओ बिलोंग टू अ पुअर पीजेंट फैमिली, यानी ये गरीब किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। तो इन्हें देखा था कि चाइना में फ्यूडल सिस्टम चल रहा है, यानी कि कुछ लॉर्ड हैं कुछ एरिया में और वो गरीब किसानों का शोषण करते हैं। माओ हालांकि मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे, लेकिन पूरी तरह वो मार्क्स से आश्वस्त नहीं थे। आप कहेंगे मतलब क्या हुआ? मार्क्स का मानना था कि जो वर्कर क्लास होगी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में, वो ट्रू रिवोल्यूशनरी क्लास होगी, उसके थ्रू रिवोल्यूशन आएगा। लेकिन यहां पर माओ का कहना था, अरे चाइना में तो भाई कहां, चाइना में तो वर्कर क्लास कहां से लाओगे आप? इन चाइना हमें जब पीजेंट्स हैं, गरीब किसान है और किसानों का शोषण हुआ, तो जिसका शोषण हुआ वो एक रिवोल्यूशनरी क्लास बन सकती है। अब यहां पर कॉमन चीज ये है कि शास्त्री जी गांधीयन कहलाए जाते थे, यानी कि गांधी जी के विचारों को मानते थे। लेकिन क्या गांधी जी के जो ऐसे आइडियाज थे जिनको यूटोपिया कहा जाता है, इतने अच्छे आइडिया जो प्रैक्टिकल नहीं थे, तो क्या इन्होंने भी पूरी तरह उनको माना या फिर इन्होंने भी उसमें अपने अनुरूप कुछ व्यवहारिक बदलाव किए? तो बदलाव तो किए। तो एक तरीके से माओ खुद मार्क्सिस्ट कहलाए, लेकिन मार्क्स की पूरी बात नहीं मानी, जमीनी हकीकत को देखते हुए बदलाव किए। और ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी गांधी जी के विचार ठीक है सुने, अच्छे थे, देश को उसकी जरूरत थी, लेकिन व्यवहारिक कारणों को देखते हुए बदले। अब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यहां पर आपको माओ दिख रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा कि देखा कि गरीब किसान इस वजह से कर्जे में चला जाता है, इस वजह से अपनी जमीन खो बैठता है, क्योंकि उसके पास मशीन नहीं है, जरूरी जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 20 से 40 परिवारों का एक हम क्या करते हैं, कोऑपरेटिव बना देते हैं। इसको कहा एलिमेंट्री एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, कि आप 20-40 फैमिलीज आपस में जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको शेयर करो, तो आपकी खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी, खर्चा बचेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। फिर कहा कि इससे बड़े भी हम हायर कोऑपरेटिव बना सकते हैं 100 से 300 फैमिलीज के, तो यानी कि वो सक्सेसफुल रहे अगर हम चाइनीज पीजेंट्री की बात करें। अब ऐसा ही कुछ शास्त्री जी ने भी किया। जैसे शास्त्री जी आनंद गुजरात में गए हुए थे और वहां पर वो वर्गीज कुरीन से मिले और एक किसान में एक विलेज में जाकर उन्होंने किसानों की आय को बढ़ते हुए देखा थ्रू दिस कोऑपरेटिव मूवमेंट। क्या है कोऑपरेटिव मूवमेंट? वही बात कि किसान अगर साथ आ जाएं और उनको ट्रेन कर दिया जाए, उनके प्रोडक्ट्स की ट्रू वैल्यू निकल पाएगी अगर एक्सपर्टीज उनके साथ कनेक्ट हो जाए और वो शेयर कर लें अपने प्रोडक्ट्स को, मतलब पूल बना लें। तो ऐसे में वर्गीज कुरीन जो वहां पर अच्छा काम कर रहे थे, तो शास्त्री जी ने कहा कि वर्गीज कुरीन, आई वांट टू रेप्लिकेट दिस मॉडल इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो वर्गीज कुरीन ने कहा कि सर, इसके लिए फिर आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना पड़ेगा। और उसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का फल बना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, जो आज भी एक मुख्य बोर्ड है विद रिगार्ड टू आर यू कैन से वाइट रिवोल्यूशन से शुरू हुआ और उसके बाद आज भी जो यू कैन से मिल्क सेक्टर में प्रोडक्शन को इंप्रूव करना, मॉडर्नाइजेशन लाना, इस सब में एक की रोल निभा रहा है। तो यहाँ पर जो डेयरी कोऑपरेटिव्स बने, तो जैसे कि वहाँ पर हमने माओ के केस में दिखाया 30 से 40 फैमिलीज, 100 से 300 फैमिलीज, ऐसे ही यहाँ पर था। मिल्क प्रोड्यूसर है, विलेज डेयरी कोऑपरेटिव है, फिर डिस्ट्रिक्ट मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन है, फिर इससे ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव अलग से है, फिर उसके बाद कंज्यूमर है। तो यानी कि मल्टी लेवल आपने कोऑपरेटिव सिस्टम बना दिया। तो यानी कि एग्रीकल्चर पॉलिसीज में हम यहाँ पर सिमिलरिटीज देखते हैं। बात आती है सेल्फ रिलायंस की। दोनों को पता था कि आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे देश, जैसे इससे पहले इंपीरियल पावर्स ने शोषण किया है, फिर वो शोषण किसी न किसी तरीके से कंटिन्यू होगा। और ऐसे में अब माओ ने क्या करा? माओ ने कहा कि यार, हम अगर पीजेंट बेस्ड सोसाइटी हैं तो हमें ट्रांजिशन करना पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। लेकिन माओ के लिए फैसलों का इंप्लीमेंटेशन कराना आसान था, क्योंकि एक डायरेक्शन दी कम्युनिस्ट पार्टी लीडर ने, तो वही इंप्लीमेंट होगी।
अगर कह दिया कि जगह जगह पर आप इंडस्ट्रीज खोलो, स्टील बनाना स्टार्ट कर दो, अब ये नहीं कि एक्चुअली उसका सेल कैसे होगा, क्या वहां पर क्वालिटी कैसी होगी, तो कई सारे फ्लॉज निकले और वहां पर बैकफायर भी हुई कई पॉलिसीज। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम था, यानी कि जनता अगर किसी पॉलिसी का फेलियर देखती तो सवाल भी उठा सकती थी। तो यहां पर हम शास्त्री जी का देखते हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चर पर फोकस लाया, पहले इंडस्ट्रीज पर फोकस था, मेजर फोकस हैवी इंडस्ट्रीज पर था। उन्होंने कहा कि अब एग्रीकल्चर पर थोड़ा विशेष फोकस करना पड़ेगा, और ऐसे में उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर शास्त्री जी ने भी विशेष फोकस किया। यह कहा जाता है कि आइडिया आर एक्चुअली कनेक्टेड टू गांधीयन आइडियाज। इन्होंने स्लोगन दिया जय जवान जय किसान, और ये वो दौर था जब शास्त्री जी हमारे लीडर थे, प्रधानमंत्री थे, और इंडिया ने 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर में एक जीत हासिल करी। कहा जाता है इसका बड़ा श्रेय था कि उन टर्बुलेंट टाइम में एक बात समझ में आ गई थी कि इंडिया को अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। शास्त्री जी ने इमीडिएटली पद ग्रहण करते ही ये ठान लिया था कि डिफेंस बजट को बढ़ाना प्राथमिकता है देश की, और डिफेंस बजट को बढ़ाया गया और फाइनली हमें इसका फायदा भी हुआ। जय जवान जय किसान। अब एक चीज और कॉमन बता दूं आपको, माओ ने जनता से अपने आप को जोड़ा, मास लीडर बने, और अगर देश पर क्राइसिस आए तो कहा कि हम सबको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि देश का मतलब सरकार नहीं है, देश का मतलब हम सब हैं। और ऐसा ही कुछ शास्त्री जी ने किया। जब देश जूझ रहा था इस संकट से कि फूड सफिशिएंसी इज अ चैलेंज, तो शास्त्री जी ने आग्रह किया कि हमें एक मील खाना छोड़ देना चाहिए, एक समय का खाना छोड़ देना चाहिए। कहा जाता है उस समय भारत में जगह जगह पर शास्त्री व्रत रखे गए, कई लोगों ने शास्त्री व्रत नाम दिया। कई जगह पर बाजार जो है इवनिंग में बंद हो गए। क्यों? क्योंकि देश में क्योंकि खाना कम था। तो अगर खाना कम होता है तो पूरे देश को अपने आप को एक घर, एक परिवार मानना चाहिए, और परिवार में सब जब एक साथ आएंगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। शास्त्री जी ने कहा कि जहां मिले आप वीट कल्टीवेट करो, खाने की आप वहां पर प्रोडक्शन के लिए क्रॉपिंग कर दो, और खुद जो प्रधानमंत्री आवास के लॉन थे उसमें खुद शास्त्री जी ने भी अपनी वहां पर क्रॉपिंग कर दी। और कहा जाता है कि वो एक काफी आइकनिक इमेज है, शास्त्री जी वहां पर वो गेहूं काट रहे हैं, उनकी वाइफ भी साथ में है। तो दैट शोज दैट द आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ नेशन, idea of country is not about government or leader. Idea of country is about you people participating, taking responsibility. तो यहां पर हमें दोनों में सिमिलरिटी दिखती है, और इसी के थ्रू हम सेल्फ रिलायंस की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्युनिटी है विमेन, विमेन एम्पावरमेंट। शास्त्री जी पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हुए, क्योंकि जब वो यूनाइटेड प्रोविंस में यूपी में ट्रांसपोर्ट का चार्ज संभाले हुए थे, जिन्होंने विमेन कंडक्टर्स की भर्ती की थी। विमेन कंडक्टर्स, बस में कंडक्टर्स, तो एक प्रोग्रेसिव कदम देखा गया इसको। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो पंचायती राज है उसमें जो महिलाओं की जो संख्या है एज अ रिप्रेजेंटेटिव उसको भी बढ़ाना चाहिए। प्रायोरिटाइज किया पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ विमेन। अगर महिला राजनीति में आएंगी तो महिला से जुड़े मुद्दे जो है वो आसानी से हल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि एक ये समझ लीजिए एक हाफ पोटेंशियल है हमारे देश का जो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में बराबरी के हक की बात की। ऐसी माओ ने भी विमेन को बराबरी के दर्जे की बात की, प्रॉपर्टी ओनरशिप हो, डाइवोर्स हो, मैरिज हो, सब जगह इक्वल राइट्स की बात की। तो यानी कि यहाँ पर शास्त्री जी के भी कंट्रीब्यूशन है, जैसे डाउरी, चाइल्ड मैरिज, ऐसे लीगल रिफॉर्म्स पर उन्होंने काम किया। तो यानी कि दोनों यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट पर बात कर रहे थे। जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो माओ भी कह रहे थे कि चाइना में ना एक डिस्टिंक्टिव डेमोक्रेसी है, यानी कि हमारी एक पार्टी तो है, पार्टी की डिक्टेटरशिप है, लेकिन पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। शास्त्री जी, हम भारत की डेमोक्रेसी अलग है ऑब्वियसली चाइना से, हम भी लेकिन अपनी डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, और वो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पश्चिम की डेमोक्रेसी की हूबहू कॉपी नहीं है। हम एग्जैक्ट कॉपी की बात नहीं करते, राइट, लेकिन काफी सारे आइडियाज हमने वहां से लिए जो हमें लगा कि हाँ हमारे लिए सार्थक हो सकते हैं। लेकिन उनकी जो डेमोक्रेसी है वहां पर जो आइडिया है लिबरलिज्म का आइडिया ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन हमने उस समय के अनुकूल देखा कि सोशलिज्म वॉज द नीड, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या जो है गरीब थी। तो यानी कि सरकार को तो जिम्मेदारी लेनी ही थी जिससे कि असमानता को कुछ कम किया जा सके, सोशल सिक्योरिटी के नाम पर सरकार कुछ कर सके। तो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी और वहां पर डिक्टेटरशिप का एलिमेंट था। यहां पर माओ का कहना था कि
जो रिवोल्यूशन लाएगा उनके पॉलिटिकल सिस्टम में वो पीजेंट्री लाएगी, पीजेंट्री यानी कि मैं किसान की बात कर रहा हूँ, प्रोलेटेरिएट लाएगा यानी कि मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, और दो तरह के बुर्जुआ, एक पेटिट बुर्जुआ, इसका मतलब होता है कि जो छोटे एक्चुअली मान लीजिए ट्रेडर्स हैं, और नेशनल बुर्जुआ यानी कि जो चाइना के अपने कुछ कैपिटलिस्ट हैं। यानी कि माओ बीइंग अ कम्युनिस्ट वाज नॉट रिजेक्टिंग बुर्जुआ और कैपिटलिज्म कंप्लीटली, मींस ही मेड अ डिफरेंस कि जो फॉरेन या इंपीरियल पावर के कैपिटलिस्ट हैं उनको रिजेक्ट करने की जरूरत है, यानी कि दूसरे जो विदेशी ट्रेडर हैं वो चाइना का फायदा ना उठाएं, लेकिन हमें अपने बुर्जुआ, अपने कुछ लोगों की तो जरूरत है जो ट्रेडर हैं, जो बिजनेसमैन हैं। माओ वाज अंडरस्टैंडिंग दिस कि अल्टीमेटली हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करनी है, तो ऐसे में इन बुर्जुआ को तो सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो वो इनमें विश्वास रखते थे, पेटिट बुर्जुआ मैंने आपको बताया। और यहाँ पर जो हमारे शास्त्री जी थे वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते थे। इनका मानना था कि जो सरकार है उसका रोल होना चाहिए प्रोडक्शन में, ओनरशिप में, जिससे कि जो सिस्टम में सोशल जस्टिस आ सके। वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते थे, और इवन अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मतलब जो मेंबर्स थे उनकी मंत्रिपरिषद के, उनसे कहते थे कि भाई विलेज जाओ, गांव जाओ, फार्मर्स को सुनो, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं से तुम्हें पता लगेगा कि सरकार कहाँ नाकाम है और सरकार को क्या करना चाहिए। दोनों एंटी इंपीरियल थे, यानी कि वो जो ये इंपीरियल पावर्स हैं इनके खिलाफ थे। माओ ने तो 3 वर्ल्ड का एक कॉन्सेप्ट दिया था और शास्त्री सपोर्ट कर रहे थे नैम को। 3 वर्ल्ड क्या है? माओ कह रहे थे ये जो है ये तो है फर्स्ट वर्ल्ड, यानी कि इन्होंने रखा है मेजर कंट्रोल। देखिए यही तो वो देश हैं जिन्होंने जगह जगह कॉलोनीज बनाई। ये है सेकंड वर्ल्ड यानी कि कम्युनिस्ट ब्लॉक, और ये है थर्ड वर्ल्ड, यानी कि देखिए यहां पर आपको अफ्रीका के नेशंस दिख रहे हैं, लैटिन अमेरिका, इंडिया, साउथ एशिया के नेशंस दिख रहे हैं। तो ऐसे वो कैटेगराइज कर रहे थे। तो यानी कि वो प्रोजेक्ट कर रहे थे अपने आप को वेस्ट से अलग, अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। और यहां पर जो शास्त्री जी थे वो नेहरू जी की जो पॉलिसी थी नैम, यानी कि नॉन लाइन मूवमेंट, यानी कि हमें इस समय अपने डेवलपमेंट पर फोकस करना है, हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स की क्रॉस फायर में नहीं आना है। सो दैट वाज आवर स्टैंड। हमारा स्टैंड था कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे एरियाज का, और ये एक मैसेज था अदर नेशंस के लिए कि वी शुड नॉट बी ग्रीडी, वी शुड नॉट बी सस्पिशियस ऑफ अदर इंटेंशंस, नहीं तो इससे क्या होगा, नुकसान ही होगा, राइट। तो वी शुड कोऑपरेट, दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग। लेकिन अब डिफरेंस भी है अप्रोच में, जैसे कि दोनों नेशन बिल्डिंग करना चाहते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर शास्त्री जी प्लूरलिज्म में विश्वास रखते थे, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में विश्वास रखते थे, नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे। लेकिन माओ कहते थे वायलेंस इज मिडवाइफ ऑफ चेंज, मतलब जो मार्क्स का आइडिया था वायलेंस इज मिडवाइफ ऑफ चेंज, उसको माओ मानते थे। माओ का तो कहना था पावर फ्लोज थ्रू बैरल ऑफ गन, वायलेंस इज जस्टिफाइड। इनका तो कहना था प्रोट्रैक्टेड रिवोल्यूशन, कल्चरल रिवोल्यूशन, यानी कि पूरी आज़ादी तो चाइना को तभी मिलेगी जब चाइना अपने पास्ट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, विचार हैं, लिटरेचर है, उन सब से आज़ाद हो जाएगा। तब जाकर एक ब्लैंक स्लेट पे वो चाइना को लिखना चाहते थे, और ऐसा काफ़ी हद तक उन्होंने कर भी दिया। लेकिन क्योंकि माओ वॉज द लीडर हु एक्चुअली इनिशिएटेड और यू कैन से एस्टैब्लिश्ड दिस कम्युनिस्ट चाइना, लेकिन शास्त्री जी थे वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कंट्रीब्यूशन था ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन वो ऐसा कोई ब्लैंक स्लेट बनाना वायलेंस के थ्रू और फिर नया कुछ क्रिएट करना, इसकी जगह वो उस समय की हकीकतों में जो बेस्ट किया जा सकता था उसमें करते, यानी कि वो उनका फोकस था पॉवर्टी एलिवेशन पर, सोशल जस्टिस पर, जो एडवर्सली इंपैक्ट कर रहे थे हमारे देश को। माओ जो है वो ज़्यादा रेडिकल थे अपनी अप्रोच में, सेंट्रलाइज प्लानिंग होगी, प्रमोशन होगा क्लास स्ट्रगल का, यानी कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको खत्म करना होगा, रेड आर्मी बना दी, स्टूडेंट्स को कहा कि वायलेंस का इस्तेमाल करो। लेकिन शास्त्री जी वॉज फोकसिंग ऑन स्टेबिलिटी एंड हार्मनी विद इन इंडिया। तो यानी कि दोनों में डिफरेंस था। कॉमन एक चीज़ पर थे कि दोनों मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर फोकस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर माओ से अलग ऐसे थे कि शास्त्री जी का कहना था कि अगर पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का तो वो भी एक ऑप्शन होना चाहिए। बट माओ के लिए पावर वॉज कनेक्टेड टू मिलिट्री, तो मिलिट्री वॉज अ नेसेसरी और यू कैन से इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। तो यानी कि कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि देखो दोनों के जो इथॉज हैं वो अलग थे, दोनों का बैकग्राउंड अलग था, लेकिन जो उन्होंने किया अपने देश के लिए उन स्टेप्स में हमें कई सारी सिमिलरिटीज मिली जो हमने अभी देखी, राइट। माओ और शास्त्री में एक अलग बात कि माओ काफी लंबे समय तक पावर में रहे और वो वैसा चाइना बना पाए जैसा वो चाइना चाहते थे, लेकिन शास्त्री जी इतने लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सके।
तो उनके आइडियाज़, लेकिन उन्होंने जो उस समय किया, वी कैन नॉट रिजेक्ट देम। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में जो आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखते हो, CACP देखते हो, MSP को डिसाइड करने वाली जो कमिटी है उसको देखते हो, तो ये सारे जो प्रयास हैं ये शास्त्री जी के समय के प्रयास हैं। तो शास्त्री जी शेयर करते हैं अपना बर्थडे विद महात्मा गांधी 2 अक्टूबर। तो वी शुड ऑल्सो रिमेंबर द लीडर्स लाइक शास्त्री जी हु लेड इंडिया विद मोडेस्टी बट सम स्ट्रेंथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।